Welcome back. So let's get going then. CNN एसेंशली हमें पता है कि जिधर भी आपके पास इमेजेस होंगे या इमेज से रिलेटेड कोई भी इनपुट होगी उधर CNN बहुत रेलेवेंट है। इमेज से रिलेटेड इनपुट से आपके जहन में वीडियोस भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इमेजेस अगर हमारे पास 4 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, तो वीडियोस में एक डायमेंशन और ऐड हो जाती है टाइम की। लेकिन एसेंशली आप कुछ टाइम के बाद की फ्रेम्स या वीडियो में से तस्वीरें ले लेके उसके ऊपर भी CNN अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, CNN की एक टाइप जो हमने नहीं बताई वो आप लोगों ने खुद सर्च करनी है, वो है CNN 1 डायमेंशनल या CNN 1D। अगर आपके पास टाइम सीरीज डाटा है, जैसे स्टॉक मार्केट का डाटा है या कोई भी वेदर फोरकास्ट का डाटा है, तो उसके लिए आप CNN 1D यूज़ करते हैं। ये सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जो एडवांस में भी और एडवांसमेंट चाहते हैं। बाकियों के लिए CNN जो है वो आप जिधर भी इमेजेस आएंगे उधर अगर आपने स्क्रैच से मॉडल बनाना है तो CNN इज़ दी गो टू मॉडल। ठीक है, तो CNN की एप्लीकेशंस में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन है, जिसमें सिमेंटिक सेगमेंटेशन है, जिसमें हम पिक्चर्स जो है उसमें से रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करते हैं। उसके हम स्लाइड पे अगर चले जाएं ताकि आसानी हो जाए। ये CNN तो आपने बहुत सारा देख लिया। तो क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। फेशियल रिकग्निशन एक्चुअली सेगमेंटेशन टाइप चीज़ है कि एक इमेज के अंदर कितने एरिया के अंदर आपको फेस नज़र आ रहा है। सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन। सो इमेज से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए CNN अगर आपने स्क्रैच से बनाना है तो इज़ द गो टू डीप न्यूरल नेटवर्क। लेकिन अब CNN की जगह भी एक और मॉडल आ गया है जो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो हैविंग सेड दैट, CNN इमेजेस के लिए अच्छा है, लेकिन मेरी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो सारी एप्लीकेशंस इमेजेस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है, बड़ा डाटा है, मैं उसे कंप्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए CNN में एक तरीका ये है कि आप मैक्स पूलिंग लगा लगा के डाटा काम कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैक्स पूलिंग जो है वो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन रिमूव करती है। लेकिन अगर मेरे पास रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है ही नहीं और मैं CNN अप्लाई करूंगा तो मेरी तो इंफॉर्मेशन ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क हम यूज़ करते हैं। और ये न्यूरल नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम इस नए न्यूरल नेटवर्क में पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट आगे जाके BERT और GPT में यूज हो। इनफैक्ट BERT और GPT इसी आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो द नेम इज ऑटो इनकोडर। अच्छा, ये कुछ हमारे पास पिक्चर्स हैं, ये जब हम स्लाइड शेयर करेंगे तो ये आप उस पर देख सकते हैं। ऑटो इनकोडर्स। सो ऑटो इनकोडर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर मैंने इंफॉर्मेशन में से उसका क्रक्स निकालना है। अब आप कहेंगे यार ये क्रक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत अच्छा नॉवल पढ़ा 200 पेजेस का। ठीक है, आपका दोस्त कहता है यार मेरे पास नॉवल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मुझे समरी बता दे। तो आप क्या करेंगे? वो तो 200 पेजेस का नॉवल है, उसकी को 2-3 पैराग्राफ की एक बड़ी प्रिसाइज समरी, जिसमें आपको पता चलेगा कि उसमें उस स्टोरी का प्लॉट क्या था, उसमें हीरो कौन था, विलन कौन था, कैरेक्टर्स कौन कौन थे। तो वो आपको 1-2 पैराग्राफ की समरी दे देगा। तो आप अपने पिछले नॉलेज और उसकी समरी को पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि यार नॉवल में क्या क्या। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वो समरी पढ़ लें तो एक्चुअली आपको बुक का पूरा आइडिया होगा। ठीक है, सो एक बुक की समरी क्या है? उसी बुक की एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन
कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन। मैं एक छोटी सी ऐड क्लैरिटी देता हूँ जो कमेंट में आएगी होगी। इसको टेक्सचुअल समरी से कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये स्ट्रक्चरल समरी होती है टू रिप्रोड्यूस द सेम स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक बुक को आपसे छोटा सा 2-4 पेजेस में कन्वर्ट करके आपको दिया ताकि आपको उस बुक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 100 सफ़ात की बुक थी, 2 सफ़ों पे ले आया। अब इसको उस समरी से ना कीजिएगा जो जीपीटी से आप समराइजेशन करवाते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपको मतलब तो समझ आ गया, अब ये नावल रिप्रोड्यूस कर दो वर्ड बाय वर्ड, तो शायद आप उस समरी से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल मैनर में कर रहे हैं ताकि कल से दोबारा उस छोटे फॉर्मेट से हम बड़ा फॉर्मेट अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुक से समरी निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा? मैं टेबल ऑफ कंटेंट निकाल लेता हूँ, हर सेक्शन के अंदर 2 लाइनें लिख देता हूँ, तो अब वो आ जाएगा 3 पेजेस पे। तो इसका मतलब है जब मुझे बुक को दोबारा लिखना पड़ेगा तो मुझे सीक्वेंस भी पता है, टॉपिक्स भी पता है, हर टॉपिक के अंदर की समरी भी पता है, और है ये 2 लाइनों का, तो हम उसको कर देंगे। सिमिलरली मैं आपको बताऊं, एक अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं। जो इस वक्त प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन जो है एक एक्चुअली जो हमारे माइंड में एक लेक्चर होता है, जो हमने उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, हम उसको पहले समराइज कर लेते हैं पीपीटी में, और फिर उसी को देख के हम एक्सपैंड करके आपको दोबारा दिखा देते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो एक्चुअली, अगर सही प्रेजेंटेशन बनी हुई है, तो हमें तो इतना टाइम नहीं मिलता इसके ऊपर होमवर्क करने का, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वजह सही प्रेजेंटेशन होती है वो सारे थॉट्स को एक पीपीटी की फॉर्म में ले आती है, और फिर आप जब ऑडियंस को प्रेजेंट करते हो तो वही थॉट्स रिप्रोड्यूस कर लेते हो उसी सीक्वेंस के अंदर जिस तरह से आपने वो किया था। सो दैट्स प्रॉबली इज डिफरेंस बिटवीन 2 समरीज। हाँ, अच्छा, जो ऑटो इनकोडर है, इसको आप मैथ की ज़ुबान में ना एक ऐसा फंक्शन समझे कि वो जो इनपुट लेता है वही आउटपुट दे देता है। अब ये बड़ा मज़ाहिया सा फंक्शन लगता है कि यार जो मैंने इनपुट दी वही आप मुझे आउटपुट में दे रहे हो, व्हाट्स द फन ऑफ डूइंग दैट। बाय द वे, इस किस्म के फंक्शंस को हम आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं। हारिस भाई, ये क्विज में ज़रूर देना ठीक है। तो देखिए, आइडिया इरफान ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैंने इनपुट दी, वो इनपुट कंप्रेस हो के बहुत छोटी बन गई। फॉर एग्जांपल, मैंने इमेज की इनपुट दी, इमेज था 784 नंबर्स का, यानी कि 28x28 का। मैंने उसे कंप्रेस कर लिया 32 नंबर्स में, और अगर मैं उन 32 नंबर्स से दोबारा इमेज रिक्रिएट कर सकता हूं, तो इसका मतलब है जिधर भी मैंने इमेज देना था किसी मॉडल को, मैं उस इमेज की जगह सिर्फ वो 32 नंबर्स दे दूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इमेज तो उन 32 नंबर से रिक्रिएट हो सकता है ना। इसका मतलब है कि इमेज की वो तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए थी, वो सारी की सारी 28x28 की जगह सिर्फ 32 नंबर्स में पैक हो गए। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मेरे पास बहुत बड़ी इनपुट है और उसे मैं कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन में ले आता हूँ, तो मेरी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कम यूज़ हो। ठीक है, तो जो टेक वे है वो है कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन से एक्चुअल इनपुट रिक्रिएट कर। अब आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक पार्ट पे लिखा है इनकोडर और दूसरे पार्ट पे लिखा है डिकोडर। इनकोडर पार्ट का काम है कि आपसे इनपुट ले लेना, फॉर एग्जांपल 28x28 का, जैसे आपने वो एमनिस्ट के इमेजेस देखे थे ना, 1 2 3 4 लिखा होता था, या हमने फैशन एमनिस्ट की एग्जांपल एक की थी जिसमें कुछ जॉगर, कुछ टी शर्ट और डिफरेंट क्लासेस बनी हुई थी। हाँ, ज़बरदस्त, ये थैंक यू सो मच। तो ये हमारे पास एक इनपुट है 4 है, ये एक्चुअली एमनिस्ट डाटा सेट का एक इमेज है। आपने ये इमेज लिया और आपने इनकोडर को इनपुट दे दी। इनकोडर क्या करेगा कि इस 28x28 के इमेजेस से एक कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन जनरेट करे। वो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो सिर्फ 32 नंबर्स हैं।
अच्छा, मुझे ये तो बताएं कमेंट्स में कि 28 by 28 के इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर्स चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपके सामने एक इमेज है 28 by 28 by 1 का ग्रे स्केल एमनेस्ट इमेज। ये इमेज कितने नंबरों से मिलके बना है? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए है कि मैं ऐसे तकरीर करता रहूं और आपको पता ना चले मैं क्या कह रहा हूं, इट डजंट मेक सेंस। सो यू नीड टू टेल मी कि एमनेस्ट का एक क्या भाई, इमेज वैसे कितने आपके नंबरों से मिलके बना है। अमेजिंग, वेरी गुड आंसर, शाबाश, फुरकान, तंजील, उमर, बहुत आला, Yusra, शाबाश। good answer यू गाइस everyone. आर रियली पेइंग अटेंशन। Arham, सो एसेंशली Ahmad, 28 by 28 by 1 इज 784 और ये इमेज जो है ये 784 नंबर्स या पिक्सल से मिलके बना। और इनकोडर क्या कर रहा है, वो ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 32 नंबर्स में पैक कर देता है। किधर 784 नंबर्स थे और किधर आपने इनकोडर को दिया और इनकोडर ने इसकी वो सारी इंफॉर्मेशन 32 नंबर्स में इस तरह पैक की कि आप उन 32 नंबर से ये इमेज दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो जो 32 नंबर्स हैं दैट इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल इनपुट। अच्छा, ये जो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है ये आउटपुट होती है इनकोडर पार्ट की। तो मैंने बताया था कि ऑटो इनकोडर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट इनकोडर है, आपसे इनपुट के तौर पे इमेज लेता है, आउटपुट के तौर पे आपको कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन देता है। अच्छा, ये जो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है ना, इसके लिटरेचर में बहुत सारे नाम हैं और ऐसे ऐसे खूबसूरत नाम है कि बंदा लेता है तो बंदा घबरा जाता है, यार ये क्या लफ्ज़ है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बड़ा प्यारा सा नाम है लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। इसका दूसरा नाम है बॉटलनेक रिप्रेजेंटेशन। इसका तीसरा नाम है हिडन रिप्रेजेंटेशन। ये सारी एक ही बात है, ठीक है। कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन और लेटेंट रिप्रेजेंटेशन का लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे। लेटेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपने 28 by 28 का एमनिस्ट का इमेज दिया इनकोडर को, उसने जो 32 नंबर आउटपुट किए वो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जो आउटपुट है ना इनकोडर पार्ट की, ये आउटपुट फिर आगे डिकोडर पार्ट यूज करता है, यानी कि इनकोडर की आउटपुट डिकोडर की इनपुट होती है। अगर इरफान आप हमें ऑटो इनकोडर दिखा सके तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। जी, मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। या दैट्स गुड इनफ। तो अब इस पिक्चर में आप अगर देखें तो इनकोडर में इमेज गया और हमारे पास जो रेड कलर की लाइन है वो क्या है, कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन या लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अच्छा, अब इस रेड वाली चीज को हमने इनपुट दिया डिकोडर को, डिकोडर ने इससे एक्चुअल इमेज रिक्रिएट कर ली। अच्छा, ये फौरन नहीं होगा, ये तब होगा जब आप इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे। यानी कि जब ऑटो इनकोडर की ट्रेनिंग ही ये है कि अगर आप सक्सेसफुली अपनी इनपुट को आउटपुट पे रिक्रिएट कर लें तो समझे कि ऑटो इनकोडर ट्रेन हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा था ऑटो इनकोडर इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इनपुट लेता है वही आउटपुट देता है। अब लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, ये कैसा मज़ाहिया फंक्शन है जो, या कैसा मज़ाहिया न्यूरल नेटवर्क है जो इनपुट लेता है वही आउटपुट कर देता है, हमें क्या फ़ायदा इसका? क्यों जी, मेरा क्वेश्चन, क्या फ़ायदा नज़र आता है हमें ऑटो इनकोडर का? कंप्यूटेशनल पावर तो हर डीप न्यूरल नेटवर्क, बच्ची ने जवाब दिया कंप्यूटेशनल पावर।
दैट इज एक्चुअली अ वेग आंसर, क्योंकि व्हाट डज मीन बाय कंप्यूटेशनल पावर? कंप्यूटेशनल पावर तो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए भी यूज़ हो सकती थी। कंप्यूटेशनल पावर जो है वो प्रोसेस में भी यूज़ हो सकती थी। मतलब कंप्यूटेशनल पावर से मीनिंग कन्वे नहीं हो। अमेजिंग आंसर। अब हमारे पास जो जवाब आया है वो बिल्कुल ठीक जवाब है कि अगर मैंने क्लासीफाई करना है इस 4 को, तो मैं 784 पिक्सल यूज कर रहा हूं। अगर मैं ऑटो इनकोडर ट्रेन कर लेता हूं और उसका इनकोडर पार्ट की आउटपुट से क्लासीफाई कर लेता हूं, तो मुझे 784 नंबर्स की जगह सिर्फ 32 नंबर से क्लासीफाई कर। कंप्रेशन, एग्जैक्टली। इसमें स्टोरेज, अच्छा बेटा आपका नाम क्या? रजा ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर ऑटो इनकोडर से क्या हम स्टोरेज भी काम कर सकते हैं? इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटो इनकोडर हम स्टोरेज के लिए नहीं बनाते। ऑटो, क्योंकि स्टोरेज बहुत चीप है रजा, बहुत सस्ती है। हमारे पास टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क जो है हमें फ्यू थाउजेंड्स में मिल जाती है। ये एक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर एडवांटेज। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किसी भी बहुत बड़े डाटा की कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन लर्न करें और उसे यूज़ करें अपने डिफरेंट कामों के लिए। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूं समराइज। द समराइजेशन इज, लेट मी अगेन शो यू द पिक्चर। हाँ, वेरी गुड, दैट सीम्स लाइक अ वेरी गुड पिक्चर। तो टेक अवे ये है कि ऑटो इनकोडर में आपके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इनकोडर कंपोनेंट या इनकोडर पार्ट, जो आपसे बड़ी इनपुट लेता है और आउटपुट के तौर पे आपको कंप्रेस्ड या लेटेंट रिप्रेजेंटेशन दे देता है। और दूसरा पार्ट है डिकोडर पार्ट। डिकोडर पार्ट आपसे कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन एज एन इनपुट लेता है और ये ट्राई करता है एक्चुअल बड़ी इनपुट को रिक्रिएट करना इसके आउटपुट पे। और आप जब ऑटो इनकोडर को ट्रेन करते हैं तो आप इन दोनों पीसीज को ऑटोमेटिकली ट्रेन करने में कामयाब हो जाते हैं। सो एक्चुअली आप इनकोडर और डिकोडर को अलग अलग ट्रेन नहीं करते, आप पूरा ऑटो इनकोडर ट्रेन करते हैं और जब वो ट्रेन हो जाता है, आपको कैसे पता चला ट्रेन हो गया? क्यों? क्योंकि जो इनपुट पे दिया था इमेज, उससे मिलती जुलती चीज आउटपुट पे क्रिएट हो रही है। नाउ यू से हाँ जी मेरा ऑटो इनकोडर ट्रेन हो गया। और जब ये ट्रेन हो जाता है तो फिर आप इनकोडर पार्ट को अलग यूज कर सकते हैं, डिकोडर पार्ट को अलग यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक एरिया आइडिया। ठीक है, अब स्टेप्स ज़रा और डिटेल में बता दें अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब आ जाएं, आप हारिस साहब आ जाओ। आज का हमारा टॉपिक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ऑटो इनकोडर है। और आप कुछ दिन में देखेंगे कि ऑटो इनकोडर से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। ऑटो इनकोडर के अंदर 2 कंपोनेंट्स आपको नज़र आएंगे, एक एनकोडर और एक डिकोडर। तो ज़रा एनकोडर प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से स्टेप होंगे। देखें, आप एक इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं और इमेज आपने सबसे पहले एक ऑटो इनकोडर को इमेज एज एन इनपुट आपने प्रोवाइड कर दी। सबसे पहला जो उसका चंक है वो आपके पास आएगा ऑटो इनकोडर के अंदर। ये इनपुट आपके पास एक इमेज आ रही है और इनकोडर वाला पार्ट आएगा। उस इनकोडर के पार्ट के पास अभी आपको सर ने बताया कि इनकोडर क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको कंप्रेस करता है एक स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन में, जो कि लेसर इन साइज़ होती है, बट उसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स इंटैक्ट होते हैं, जिसकी बेसिस पे आप दोबारा वो इमेज रिक्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। विच मीन्स कि जो इनकोडर है उसमें ऐसा मैकेनिज़्म आपको चाहिए कि आप उस गिवन इनपुट इमेज के फीचर्स को भी लर्न करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर, इस इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं,
विच इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट द फीचर्स के कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला काम होना चाहिए ताकि फ़ीचर की इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, और साथ साथ आपने क्या करना है, उस इमेज का जो साइज़ है, उस इंफॉर्मेशन का जो साइज़ है उसको रिड्यूस भी करते जाना है। तो दो टास्क इन पैरेलल चलते हैं। तो अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी CNN के अंदर, और कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि आपको हमने पढ़ाए लास्ट लेक्चर के अंदर। उसमें सबसे पहली चीज़ थी कन्वोल्यूशनल लेयर। कन्वोल्यूशन को हमने बताया था बेसिकली एक डिटेक्टिव है जो कि फीचर्स को डिटेक्ट करता है, एक डिटेक्टर है जो फीचर्स को डिटेक्ट करता है। जब वो इमेज पे कन्वॉल्व हो रहा होता है तो वो पूरे इमेज के जितने भी फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने एक न्यू लेयर पे आउटपुट के तौर पे देता है। तो हम क्या करेंगे कि हम कन्वोल्यूशन लेयर यूज़ कर लेंगे ताकि हमारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद हमने उसमें एक और कंपोनेंट पढ़ा था जो कि जिसका नाम था पूलिंग लेयर। अब वो लेयर क्या कर रही थी, वो लेयर ये कर रही थी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आफ्टर कन्वोल्यूशन आ रही थी उसको समराइज, उसमें से कंसाइज इन्फॉर्मेशन लेकर आगे नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर को पास ऑन कर रही थी, और वो फिर नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर उसके अंदर से फीचर एक्सट्रैक्ट करती थी, देन उसको पूलिंग लेयर मजीद कंप्रेस करती थी, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। और आपके एट द एंड दोनों काम पैरेलल में चल रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट हो रही है, समराइज भी हो रही है। तो यही काम हमें इनकोडर में चाहिए था। तो व्हाई नॉट सेम सिचुएशन जो हमने पहले यूज़ की हुई है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो आपका जो इनकोडर है, इनकोडिंग के प्रोसेस के अंदर इमेज इनपुट गई कन्वोल्यूशन लेयर सबसे पहले, कन्वोल्यूशन के बाद आपके पास पोलिंग लेयर, देन कन्वोल्यूशन लेयर, देन पोलिंग लेयर, देन कन्वोल्यूशन लेयर, देन पोलिंग लेयर। द प्रोसेस गोज ऑन अनलेस अनटिल आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी कंसाइज हो जाती है कि आप उसको एट द एंड क्या करते हैं, एक लेटेंट वेक्टर की फॉर्म में ले जाते हैं, एक स्मॉल जिसका आप कह लें कि फीचर स्पेस की फॉर्म में ले जाते हैं। आप इसको फीचर स्पेस भी कह सकते हैं, आप इसको बॉटलनेक भी कह सकते हैं, मल्टीपल नाम इसके दिए जाते हैं। उसके लिए मैं आपको डायग्राम पे अगर मैं लेके चल सकूं, हम इनकी इंपॉर्टेंस पे बात पे आते हैं। डायग्राम जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा क्लियर करेगी, क्योंकि अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है बेसिकली एक नॉइजी इनपुट जा रही है और आगे इनकोडर लगा हुआ और लेटेंट कोड आपके पास आ रहा है। अब हमने जो इनकोडर वाला पार्ट है, इनकोडर वाला ब्लॉक है, एक्चुअली उसको देखना है कि वो क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये देखें, हमने इसमें मल्टीपल डायग्राम्स ऐड किए हैं। ये जो डायग्राम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अंदर भी इनकोडर वाला प्रोसेस है, बट वो हाई लेवल और एक वेग फॉर्म में आपको दिखाया गया। ये जब आपके सामने डायग्राम नज़र आएगी, इसके अंदर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इमेज थी जिसका साइज था 28x28 और वो वन चैनल सिंगल चैनल इमेज थी, विच मीन्स वो ग्रे स्केल इमेज थी। 28x28 उसका साइज हो गया, इंटू 1 उसका नंबर ऑफ चैनल्स हैं, विच इज़ अ ग्रे स्केल इमेज। और उसके बाद आपके पास कन्वोल्यूशन लेयर थी फर्स्ट। उस कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर आपके नीचे मैंशनड है कि उसके अंदर स्ट्राइड रखी गई है 2, और उसके बाद आपके पास इसमें अगेन आगे कन्वोल्यूशन लेयर आ रही है, लेकिन इसमें हैरत की और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर पोलिंग लेयर का जिक्र नहीं मौजूद। वो बड़ी ऑब्वियस है कि जब आपकी कन्वोल्यूशनल लेयर 1 के अंदर जो साइज़ देखें वो क्या है, बड़ा है, और नेक्स्ट जो आपकी कन्वोल्यूशन 2 उसका साइज़ छोटा है। वो कैसे हो सकता है? विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो विदाउट पुलिंग आप इस साइज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो आपका जो इंफॉर्मेशन के जो साइज़ रिडक्शन हो रही है विद पुलिंग हो रही है, तो ये आपको इन डायग्राम जो है वो एक इनडायरेक्ट वे में ये रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि इसके अंदर पुलिंग अप्लाई की जा रही है। अब थर्ड कन्वोल्यूशन लेयर के ऊपर आप आते हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन देखें कि 3x3 × 128। तब आपकी इंफॉर्मेशन इतनी स्मॉल साइज़ के अंदर कंसाइज हो चुकी है। अब आपके पास क्या चैलेंज रहता है? चैलेंज ये रहता है कि इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसी रिप्रेजेंटेशन में लेके जाएं कि दोबारा हम इसको रीयूज़ कर सकें। तो रीयूज़ करने के लिए अगर आप आगे देखें तो हमने क्या किया हुआ, उसको फ्लैटन किया हुआ। ठीक है, फ्लैटन आप डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, अगर आप 3 × 3 करें, 3 × 3 9, 9 × 128 करें तो आपके पास अराउंड यही वैल्यू आनी चाहिए 1152।
तो उस साइज़ ये मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आपके पास फ़िल्टर साइज़ है, जो कन्वोल्यूशन लेयर का साइज़ आपके पास आउटपुट में आ रहा है, वही आपको डिफ़ाइन करेगा कि आपने फ्लैटन करके जो आपके पास फुली कनेक्टेड लेयर आगे आएगी वो कितने न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होगी, उसके अंदर जो है वो कितने न्यूरॉन्स होंगे। आगे मैडम। तो आपने देखा कि आपके पास 1152 साइज़ का एक आपके पास वेक्टर आ गया है और ये ओरिजिनल इमेज थी और ये अब आपकी आउटपुट है, ठीक है। और उसके ये जो एरिया है इसको आप लेटेंट स्पेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस साइड पे आप इस साइड पे जो प्रोसेस है उसको आप कॉन्वोल्यूशन का नाम दे रहे हैं और जो आगे आपका आएगा प्रोसेस जिसको हम थोड़ी देर में कवर करते हैं दैट इज़ डी कॉन्वोल्यूशन। तो स्टार्टिंग विद द इमेज आप कहाँ पे आ गए हैं, एक वन डायमेंशनल वेक्टर पे आप आ गए हैं जिसको अब आपने जो आपका दूसरा यूनिट है डी कोडर वो उसकी इनपुट होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डी कोडर। तो डी कोडर क्या है? डी कोडर बेसिकली जो आपने सीक्रेट कोड क्रिएट किया है एनकोडर की मदद से उसको कोशिश करेगा या तो वेरी क्लोज टू ओरिजिनल डाटा ले जाए या एक ऐसी शेप में ले जाए कि आप ओरिजिनल डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। और ये उन रूल्स को यूज़ करता है जो कि एनकोडिंग जो कि आपने एनकोडर की मदद से की है उसको रिवर्स करें और ये इनेबल करता है कि जो सीक्रेट कोड है उसको अनलॉक किया जा सके। डिकोडर को आप सोच सकते हैं ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जो आपसे एक बहुत कंप्रेस्ड और कॉम्पैक्ट डाटा लेता है और उसको बहुत करीब ले आता है ओरिजिनल डाटा के। हमारी एफ़र्ट तो ये होती है कि हम 100% ओरिजिनल डाटा क्रिएट कर सकें, लेकिन हम उसके बहुत क्लोज कोई प्रेजेंटेशन होती है जो हमें मिल जाती है। अच्छा, अब ये डिकोडर जो है ना इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी फनल है जी, ये स्टार्ट करता है लेटेंट स्पेस से और डीकन्वोल्व कर करके उस डाटा का साइज़ इंक्रीज करता जाता है। अभी हम आपको डीकन्वोल्यूशन का ऑपरेशन भी बताते हैं। सो एनकोडर की इनपुट क्या है? एक इमेज या इमेज टाइप का डाटा या आई मीन सिमिलर रिप्रेजेंटेशन, और उसकी आउटपुट क्या है? एक बहुत कॉम्पैक्ट डाटा, और वो डाटा जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको आप लेटेंट स्पेस का नाम भी देते हैं। और डिकोडर की इनपुट क्या है? लेटेंट स्पेस, और आप उसकी मदद से ओरिजिनल डाटा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जिससे आप पहले से फेमिलियर हैं दैट इज़ कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन को हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, उसको आप डाउन सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें ज़ीरो पैडिंग पिछले लेक्चर्स पे जाएं, अगर आप ज़ीरो पैडिंग नहीं यूज़ करते तो आहिस्ता आहिस्ता डाटा ओरिजिनल डाटा का साइज़ कम होता जाएगा। एक मेथड है कि आप पूलिंग यूज़ करें और एक और मेथड ये है कि आप ज़ीरो पैडिंग या पैडिंग यूज़ ही ना करें, राइट। ओके, सो कॉन्वोल्यूशन सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी जिसको बोलते हैं उसका ऑपोजिट है डी कॉन्वोल्यूशन, उसको आप अप सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं। जी हारिस। ठीक है, अब अगेन मैं आप लोगों को उसी डायग्राम के ऊपर वापस लेके चलता हूँ जहाँ से हमने इनकोडर को जो है वो हमने उसके ब्लॉक को अंडरस्टैंड किया है, ताकि आप लोगों की अगेन जो उसके अंदर इंटरनल फंक्शंस जो काम कर रहे हैं वो क्लैरिटी उसकी आ जाए। ठीक है, अब अगर आप लोग मेरा कर्सर देख सकें तो अभी हम फ्लैटन लेयर के बाद हम 10 न्यूरॉन्स तक जहाँ पे H लिखा हुआ है विच इज़ आवर लेटेंट स्पेस, जो हमने इंफॉर्मेशन कॉम्प्रेस करके सिर्फ 10 न्यूरॉन्स पे या 10 क्या कहते हैं आप डायमेंशन के एक वेक्टर के अंदर हमने उसको रख दिया है। तो हम स्टार्ट हुए थे, अगर आप इनपुट इमेज का डायमेंशन देखें तो वह है 786, ठीक है, 784 आई थिंक, और 784 से आप उसको 10 क्या कहते हैं डायमेंशन के एक वेक्टर के अंदर कंसाइज कर दिया उस पूरी इमेज की इंफॉर्मेशन को।
अब आपका जो चैलेंज है वो ये है कि इसी रिप्रेजेंटेशन से वो पूरी इमेज क्रिएट होनी चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक प्रोसेस जो फॉलो होता है उसको आपने उस पर ध्यान देना है, वो ये कि जितने न्यूरॉन्स आप फ्लैटन लेयर में प्रीवियसली यूज़ कर रहे थे, सेम न्यूरॉन्स आप आगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आगे यूज़ करते हैं। इसको यूँ कह लें कि जिस प्रोसेस से आपने एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन की एक इमेज की इंफॉर्मेशन को कंप्रेस किया था, एग्जैक्ट रिवर्स स्टेप आप यूज़ करते हैं फॉर उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टू रीजनरेट द इमेज। इसकी देखें एग्जांपल फ़ौरन ये है कि आपके पास आफ्टर 10 आपके पास नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ के 1152 हो गए, ठीक है, सेम एज प्रीवियस। अच्छा, इसके बाद आपके पास कन्वोल्यूशन लेयर वाला काम स्टार्ट होता है, लेकिन इसको अब आपने कंफ्यूज, दो वर्ड आपके सामने आए हैं, कन्वोल्यूशन आया है, एक डी कन्वोल्यूशन आया। कन्वोल्यूशन बेसिकली क्या करता था कि आपके पास इमेज में जो इंफॉर्मेशन जो फीचर्स मौजूद हैं उनको लेता था और उनको एक कंसाइज वे में आउटपुट देता था कि ये फीचर इसमें मौजूद है इस इमेज के अंदर। डी कन्वोल्यूशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास फीचर की इंफॉर्मेशन है, उसने उसको मैप करना है कि ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक इमेज के ऊपर मैप होगी, एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोसेस तो आपका एक प्रोसेस रिवर्स होना स्टार्ट हो गया कि आप फीचर की इंफॉर्मेशन को मैप कर रहे हैं इमेज के ऊपर कि इस फीचर से इमेज बन जाए। कन्वोल्यूशन में हम इमेज से फीचर्स बना रहे थे, डी कन्वोल्यूशन में हम फीचर्स से इमेज बना रहे हैं, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस हो गया, एक प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया। दूसरा रिवर्स प्रोसेस आपने क्या करना है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन समराइज फॉर्म में है, आपने उसको दोबारा उसी फॉर्मेट में लेके जाना है, एक्सपैंड करना है, डीकम्प्रेस करना है ताकि इमेज आपकी वापस आए। तो पहले हम कंप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे थे पोलिंग लेयर, अब उसका एग्जैक्ट जो आप काम यूज़ करते हैं अप सैम्पलिंग लेयर बोलते हैं उसको, अनपुलिंग लेयर भी नाम उसका रखा जाता है, लिया जाता है, लेकिन मोस्टली अप सैम्पलिंग लेयर बोला जाता है। अप सैम्पल से आपको आइडिया होगा कि उसका नाम भी जो है वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको इन्हांस कर रहा है, अप स्केल कर रहा है, और वहाँ से फिर और ये जो आपको डायग्राम है ये रिप्रेजेंट भी कर रही है इस चीज़ को कि आपकी जो फर्स्ट जो लेयर है जहाँ पे रीशेप आप दोबारा डेटा को अपने कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल्टर्स एंड इमेजेस, तो वहाँ पे 3x3/128 एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में आपके पास इंफॉर्मेशन आई। नेक्स्ट जो उसकी लेयर है डी कन्वोल्यूशन 3, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एग्जैक्ट आप देखें उसका साइज इंक्रीज हुआ है कि यहाँ पे अनकन्वोल्यूशन भी हुई और अप सैम्पलिंग भी हुई। सेम प्रोसेस आगे भी चलता है और आपके पास एट द एंड जो आउटपुट में आती है वो एक इमेज आती है। अच्छा, अगर आपकी ओरिजिनल इमेज और आउटपुट इमेज दोनों का साइज़ सेम है तो दैट मीन्स कि आपने डाटा का साइज़ चेंज नहीं किया, और अगर आपकी ओरिजिनल इमेज का साइज़ कम है और टारगेट इमेज जो एंड में आपके पास आई है उसका साइज़ ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आपने डाटा एक्सपैंड किया है। लेकिन यूजुअली हम करते क्या हैं, ओरिजिनल इमेज का साइज़ ज़्यादा होता है और जो टारगेट इमेज होती है उसका साइज़ कम कर देते हैं। तो जब आप डेटा कंप्रेशन को कभी लाइफ में स्टडी करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे तो ये डेटा कंप्रेशन की एक टेक्निक भी है। स्टार्ट विद इमेजेस जिनका साइज़ ज़्यादा है और एंड अप करें उन इमेजेस पे जिनका साइज़ कम है, ठीक है। Right? अब जी, अब आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है मैम, इसको अगर मैं आपको दोबारा थोड़ी सी इसके अंदर मैंने एडिशन ये करनी है कि आपने अब इसको ऑटो इनकोडर को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखा कि आपने, और ये जो प्रोसेस मैंने सारा आपको एक डायग्राम के अंदर कंप्लीट एक ऑटो इनकोडर नज़र आ रहा है। दिस इज़ फॉर द ट्रेनिंग प्रोसेस कि एक ऑटो इनकोडर जिस तरह से ट्रेन होता है, उसके पास एक इमेज जा रही है, इमेज के अंदर वो सारी उसकी लेयर्स फीचर एक्सट्रैक्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन उसकी इस तरह से लेटेंट स्पेस में जाती है और आगे वो क्या कहते हैं डीकन्वॉल्व होके आपके पास वही सेम इंफॉर्मेशन को वो रीजनरेट करने की कोशिश करता है। अब इसको इस तरह से ले लें, इनकोडर एज अ टूल, कहीं पे भी आपको इंफॉर्मेशन कॉम्प्रेस करवा के उसको स्टोर करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ट्रेंड ऑटो इनकोडर का एक इनकोडर ले सकते हैं। जस्ट वो क्या करेगा, वो इमेजेस को लेगा
इमेजेस को कंप्रेस करेगा और लेटेंट स्पेस के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा, उसको कहीं पे स्टोर करता जाएगा। इसी तरीके से कहीं पे आपके पास लेटेंट स्पेस जस्ट आ रही है या आपके पास ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी मौजूद है कि जो एक्चुअली इमेज नहीं है, बट उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इमेज, वहाँ पे आप डिकोडर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंबाइंड भी और सेपरेटली भी इनकोडर्स एंड डिकोडर्स को यूज़ किया जा सकता है। अब ये आपको एक ओवरऑल जो आइडिया है ऑटो इनकोडर्स का वो तो हमने आपको दे दिया। अब इस पे थोड़ा सा ना एक डिफरेंट तरीके से थॉट प्रोसेस लगाते हैं। वो ये है कि ऑटो इनकोडर अभी हमारा एक काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो इनपुट इमेज हम इनको दे रहे हैं वही हमें ये रीजनरेट करके दे रहे हैं। हमने इतनी चीज़ अचीव कर ली, व्हाट एल्स जो हम नया इसके साथ कर सकते हैं कि हमारे ये जो फॉर एग्जांपल ऐसा कर सकें कि हम इसको जो इनपुट दे रहे हैं वो उससे डिफरेंट आउटपुट जनरेट करके दे, या हम ऐसी इनपुट दें जो हमारे किसी काम की नहीं है लेकिन जो आउटपुट हमें मिल रही है वो हमारे काम की हो। मिसाल के तौर पर ऐसी इमेज जिसको ह्यूमनली आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर नॉइस बहुत ज़्यादा है, और आप चाह रहे हैं कि ये इमेज बिल्कुल क्लियर होके मेरे पास ऑप्टिमाइज होके मुझे मिल जाए। क्या हम ऐसी चीज़ ऑटो इनकोडर से अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ कि हम फॉर एग्जांपल एक इमेज में अपलोड कर रहा हूँ और उसके अंदर जो एक पर्सन खड़ा हुआ उसका फेस जो है वो साइडवेज में देख रहा है, थोड़ा सा उसका फेस टिल्टेड है, और मैं चाहता हूँ कि उसका जो फेस है वो रीजनरेट होकर जब इमेज आए तो वो सामने देख रहा हो, उसका फेस जो है वो टुवर्ड्स फ्रंट हो। तो क्या ऐसी वेरिएशन लेके आना मेरे लिए पॉसिबल है ऑटो इनकोडर से? अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ करूँ या हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, बिल्कुल कर सकते हैं कि जब हमने सेम चीज़ जनरेट कर सकते हैं तो हम थोड़ी सी वेरिएशन की तरफ भी जा सकते हैं, हम इसको अपने डिफरेंट यूजेस की तरफ भी लेके जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं यूज़ केसेस की बेस के ऊपर आगे चल के इनकी डिफरेंट टाइप्स भी आती हैं। तो आप लोगों का जैसे कह लें कि एक होमवर्क भी है, वो ये है कि आप लोगों ने सर्च करके आना है कि किन सिचुएशंस के अंदर जो ऑटो इनकोडर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उनकी तमाम यूज़ केसेस, और उन यूज़ केसेस के साथ साथ आप लोगों ने ये देखना है कि इनकी कितनी टाइप्स हैं और जो जनरल मॉडिफिकेशन है वो कहाँ पे की जाती है ऑटो इनकोडर पे। क्या उनका पूरा आर्किटेक्चर चेंज किया जाता है फॉर सेपरेट यूज़ केस, या उनका कोई स्पेसिफिक पार्ट है कि अगर हम उसको चेंज कर दें तो हमारा ऑटो इनकोडर की जो फंक्शनैलिटी है उसका जो यूज़ केस है वो सेपरेट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क है, एक टास्क है जिसके ऊपर आप सर्च करें। ऑब्वियसली पहले इसको भी अंडरस्टैंड आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, इसका आर्किटेक्चर वो किस तरह से काम कर रहा है। इंशाल्लाह मैम हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कोड के साथ भी आएंगे और इसकी टाइप्स ऑफ ऑटो एनकोडर्स भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये जनरेटिव एआई का बेसिस फॉर्म करने में ऑटो एनकोडर्स एक अच्छा की स्टार्टिंग पॉइंट था, और यहाँ से मतलब दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया कि आप दो न्यूरल नेटवर्क्स को मिला के एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। लाइक जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया, नॉइज़ रिमूवल कर सकते हैं, डेटा कंप्रेशन कर सकते हैं, और बहुत सारी टाइप्स हैं जिन पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्योंकि आप लोगों ने तो अभी डायरेक्ट ये देखा है कि आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और उस प्रॉम्प्ट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक खूबसूरत सी इमेज आपके सामने नज़र आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो सफ़र तय हुआ है इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट का, ये उसका बिल्कुल जिसे कह लें कि एक बिगनिंग ऑफ दैट एरा था कि जहाँ से आपने ये अचीव कर लिया कि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को रीजनरेट कर सकता हूँ जो मैं इनपुट में दे रहा हूँ। तो दैट वाज अ वेरी ह्यूज थिंग एट दैट टाइम। लेकिन अब आपके सामने क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और जिसको आप खुद देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये अब आप लोगों को लगेगा कि एक बहुत मामूली सी बात है, लेकिन जिस टाइम की ये बात है और जिस टाइम ये रिसर्च की गई थी, ये एक इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट थी। लैंडमार्क था।